गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद। आज की क्लास में हम इस बात पे विचार करेंगे कि इंडियन पॉलिटी से जो सवाल आते हैं कहां से आते हैं। तो मैं कहूंगा सवाल यहीं से आते हैं। हमारे एग्जाम बीपीएससी, दरोगा, सीडीपीओ और इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम है, उसमें पॉलिटी से क्वेश्चन कहां से आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इन सारी चीजों को लेकर आज मैं आया हूं। और इंडियन पॉलिटी से प्रश्न यही से आएंगे, यह ध्यान में रखना है। तो चलते हैं, किस तरह प्रश्न कहां से आएगा इस पर हम चर्चा करेंगे आज। और आज शुक्रवार है, इसलिए आप जानते हो कि व्यक्ति पर ग्रह का प्रभाव है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। इसलिए शुक्र मंत्र के माध्यम से आज क्लास का शुरुआत हम करेंगे। और शुक्र ग्रह का जो मंत्र है, नवग्रह का ये मंत्र है, और ये मंत्र है हिम कुंदे मृणालाभम दैत्यानाम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम भार्गवम प्रणमाम्यहम भार्गवम प्रणमाम्यहम। चलते हैं, आज हमारा टॉपिक क्या है इंडियन पॉलिटी में। पहला पॉइंट है कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर प्रश्न पूछता है और उससे सारे सवाल होते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है? पूछता है कि ये बताओ कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसका प्रहरी कौन है, उसका संरक्षक कौन है, यह बार बार पूछ लेता है। ध्यान में रखना है। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि इसमें हमारा प्रहरी जो है ऑलरेडी सर्वोच्च न्यायालय है। इसीलिए ध्यान में रखेंगे कि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि फंडामेंटल राइट संविधान के किस भाग में है। तो ये भाग 3 में है। अनुच्छेद पूछेगा 12 से 35 के बीच में उपस्थित है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि संविधान में पूछ लिया जाता है कि संविधान में कितना मूल अधिकार है। तो संविधान में मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। मूल रूप से संविधान में हमारा 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमने खत्म कर दिया। तो यह ध्यान में रखना है कि संपत्ति फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यह बताओ कि आर्टिकल 21 में क्या है। तो आर्टिकल 21 यह कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार भी इसी में आता है। इसके अलावा प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है कि इंटरनेट का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है। तो इंटरनेट का जो अधिकार है शिक्षा और निजता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है, यह ध्यान में रखना है। और यह आर्टिकल 21 में है, इसे ध्यान में रखेंगे। अस्पृश्यता की अंत की बात होगी तो वो 17 अनुच्छेद होगा। इसके अलावा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद में यह चर्चा है कि किसी अपराधी को कोई पुलिस पकड़ता है तो उसको कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो यह किस अनुच्छेद में है, और यह 22 में है, यह ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा संविधान उपचार से संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि संविधान उपचार का अधिकार कहां है। तो यह अनुच्छेद 32 में है, यह ध्यान में रखना है। इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। और मौलिक अधिकार से और सवाल पूछे जाएंगे। सच है कि मौलिक अधिकार जो हमारा है व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए अनिवार्य है, और यह वाद योग्य है, यह भी ध्यान में रखना है। वाद योग्य का मतलब यह कि यदि मौलिक अधिकारों को किसी प्रकार सरकार कम करती है तो हम इसके खिलाफ अपने अधिकारों के लिए कोर्ट जा सकते हैं। यह वाद योग्य है, यह ध्यान में रखना है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यह ध्यान में रखेंगे। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सरकार जो कार्य करती है यह पूरी तरह उसके संसाधन पर निर्भर करता है। यदि उसके पास संसाधन नहीं है तो कार्य नहीं करेगी, और उसे लेकर हम
कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो वाद योग्य कौन है और वाद योग्य कौन नहीं है, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। मौलिक अधिकार हमारा वाद योग्य है। मौलिक अधिकार जो है कार्यपालिका के तानाशाही पर नियंत्रण लगाता है, यह ध्यान में रखेंगे। स्पष्ट पूछ लिया जाता है कि कार्यपालिका के तानाशाही पर किस भाग के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है, तो वो भाग 3 है, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसे कार्यपालिका यदि कम करना चाहेगी तो वो कम नहीं कर सकती है, यह भी ध्यान में रखना है। इसे लेकर हम कोर्ट जा सकते हैं। हमारा अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष हर कोई समान है, यह ध्यान में रखेंगे। विधि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? लिंग, जाति, वेशभूषा, धर्म, प्रांत के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। और कहता है लोक नियोजन को लेकर समानता का चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो यह 16 में है, यह भी ध्यान में रखेंगे। अस्पृश्यता की अंत की बात करता है और पूछ लिया जाता कि अस्पृश्यता का अंत का चर्चा किस अनुच्छेद में? तो 17 में। उपाधियों का अंत का चर्चा कहां है? तो अनुच्छेद 18 में है, यह ध्यान में रखेंगे। हम विदेशी सरकारों से किसी प्रकार का उपाधि यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको राष्ट्रपति से सहमति लेना होगा, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, और बड़े बड़े उपाधियों को खत्म कर दिया गया है ताकि लोगों में समानता का भाव पैदा हो। पहले बड़े बड़े उपाधि देकर लोगों को एक के सापेक्ष दूसरे को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता था। संविधान में आर्टिकल 18 में इसे खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 बोलने, लिखने, संगठन बनाने संबंधित अधिकारों से संबंधित है। आर्टिकल 19 ये ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 20 कहता है कि हमारा दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, अर्थात हम अपराधी है या नहीं ये पुलिस साबित करेगा। हम अपने बचाव के लिए हम अपना दलील देंगे। जबरदस्ती हम अपने सब पक्ष में सबूत पेश नहीं कर सकते हैं, यह ध्यान में रखना है। आर्टिकल 21 का संबंध प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से है। प्राण को किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। इसी के तहत यह ध्यान में रखना है, निजता का अधिकार भी है। 22 के तहत ऑलरेडी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोई भी पुलिस यदि किसी को अरेस्ट करती है तो किस अनुच्छेद के तहत हर हाल में उसे 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 23 में बलात् श्रम का निषेध है। बलपूर्वक किसी से आप काम नहीं करवा सकते हैं, मानव दुर्व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, इसका निषेध है, यह ध्यान में रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 24 कहता है बाल श्रम का अंत। यदि 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है उसे आप खतरनाक क्षेत्रों में काम नहीं करा सकते हैं। 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है और इसमें कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन आसानी से वो कर सकता है। धार्मिक व्यय पर टैक्स नहीं लगाने का प्रावधान है और राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जाने का प्रावधान है, यह ध्यान में रखना है। और यह 25 से 28 के बीच में ऑलरेडी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित आर्टिकल 29 और 30 है। शिक्षा और संस्कृति से संबंधित यह ध्यान में रखेंगे और यह प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि संवैधानिक उपचार का जो उल्लेख है आर्टिकल 32 में, यह ध्यान में रखना है। और इसके माध्यम से बहुत सारे रीट होते हैं जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हो गया कि यदि किसी प्रकार के आरोप में यदि पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको हर हाल में ऑलरेडी मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रत्यक्ष करना होता है, यह ध्यान में रखेंगे। परम आदेश के तहत न्यायपालिका कार्यपालिका को आदेश देती है कि आप अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करो। उत्प्रेषण में क्या होता है कि ऊपर का जो न्यायालय है निचले का न्यायालय को आदेश देती है कि जो आपके यहां जो केस है वो आपके पावर से बाहर है, कृपया आप हमें प्रेषित करें। प्रतिषेध में ऑलरेडी उस पावर को वहीं पे रोक लिया जाता है कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो इस तरह का रीट से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है
और इसका चर्चा आर्टिकल 32 में है। इसके अलावा प्रश्न पूछता है कि बताओ राष्ट्रीय सूचना आयुक्त का चर्चा कहां है और अभी कौन है, और इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा आपको। तो सबसे पहले राष्ट्रीय सूचना आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है, यह ध्यान में रखना है। और वर्तमान में राष्ट्रीय सूचना आयुक्त कौन, तो यशवर्धन सिंह है, यह ध्यान में रखेंगे, यशवर्धन कुमार सिन्हा है। राष्ट्रीय सूचना आयोग में एक अध्यक्ष होता है और इसके अलावा 10 सदस्य होता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय सूचना आयोग हमें सूचना से संबंधित अधिकारों को बहाल करता है और इसके लिए सूचना हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो इससे क्या होता है कि नागरिक सशक्त बनता जाता है। इसके अलावा सरकारी कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए हमें सूचना का प्राप्त करने का अधिकार दिया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में। और इससे क्या हुआ कि हमारा वास्तव में सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार कम से कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी, और इसका परिणाम यह होगा कि मानव को, जनता को जो सरकार की तरफ से जो अधिकार मिलनी चाहिए वो आसानी से मिलेगा। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रीय जो सूचना का जो अधिकार मिला हुआ है, राइट इंफॉर्मेशन में कितना अध्याय है, तो ये 6 अध्याय है, यह ध्यान में रखना है। यह भी पूछ लिया जाता है कि इसमें धारा कितने हैं, तो 31 धारा है। अनुसूची कितना है, तो ये 2 अनुसूची है। पूछता है कि यह बताओ कि जो आरटीआई आया तो इसके लिए कौन सा समिति रिकमेंड किया था कि इस तरह का अधिकार मिलनी चाहिए, तो यह अधिकार ऑलरेडी एचडी सॉरी समिति दिया था, यह ध्यान में रखेंगे। समिति की चर्चा होगी तो एचडी सॉरी समिति आएगा, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम देखते हैं कि आरटीआई के तहत पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कितने दिनों के अंदर ये सूचना आपको दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो सूचना दिया जाता है वो आपको ऑलरेडी 48 घंटे, यदि प्राण से संबंधित ऑलरेडी संबंधित है तो ये सूचना आपको 48 घंटे के अंदर आपको देना होगा, और यदि सामान्य सूचना है तो 30 दिनों के अंदर देना होगा। आप 5 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं तो 35 दिन होगा। मानवाधिकार से संबंधित किसी प्रकार की सूचना है तो 45 दिन के अंदर देना होगा, और यदि हमारे 90 दिन के अंदर सूचना नहीं मिलता है तो हर हाल में राष्ट्रीय सूचना आयोग के यहां अपील कर सकते हैं, यह ध्यान में रखना है। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय सूचना प्राप्त करने के लिए फी कितना है, तो इसका फी 10 रुपया है, यह ध्यान में रखेंगे। यदि बीपीएल व्यक्ति है तो उसे ऑलरेडी 1 भी रुपया नहीं है, यह भी ध्यान में रखना है। और पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे पहले सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ, ये कानून ऑलरेडी, तो ये तमिलनाडु में हुआ है, इसके साथ गोवा में, ध्यान में रखना है 1997 में। अंतरराज्यीय परिषद से प्रश्न पूछा जाता है, इंटर स्टेट काउंसिल, तो किस तरह का प्रश्न पूछेगा, तो अंतरराज्यीय प्रश्न से पूछा जाता है अंतरराज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, यह ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो यह आर्टिकल 263 में है, यह ध्यान में रखेंगे। यह भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय जो हमारा अंतरराज्यीय परिषद जो है वो किस समिति के रिकमेंडेशन पर आया है, तो ऑलरेडी यह ध्यान में रखना है, सरकारिया आयोग जो था उसने कहा था कि राज्यों के बीच में यदि संबंध को सुधारना है और केंद्र राज्यों के बीच में यदि संबंध को सुधारना है तो एक परिषद होनी चाहिए, और उसी का नाम अंतरराज्यीय परिषद है। और इसका गठन कब हुआ, 1990 में, यह ध्यान में रखेंगे। अंतरराज्यीय परिषद के गठन की बात करेगा तो 1990 होगा, यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पूछेगा कि यह बताओ कि अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्षता कौन करता है, तो यह प्रधानमंत्री करता है। उसमें सदस्य कौन कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं, और यदि वो केंद्र शासित राज्य है तो उसका प्रशासक सदस्य होंगे, और यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो वहां गवर्नर मेंबर होगा, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पूछ लिया जाता है
कि क्या इसमें मेंबर के रूप में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं क्या? तो बिल्कुल कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होते हैं और उसकी संख्या 6 होती है, यह भी ध्यान में रखना है। और इसका मकसद क्या है कि राज्यों के बीच में जो विवाद होती है उसको आसानी से निपटाया जा सकता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद से प्रश्न होगा और हमें लगता है कि अब आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। इसके अलावा पूछ लिया जाता है यह कि अंतर्राज्यीय परिषद में यदि प्रधानमंत्री अनुपस्थित है तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मिनिस्टर करेगा, यह ध्यान में रखना है। प्रश्न बार बार पूछा है। नेक्स्ट है, यह भी पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद के बीच में जो विवाद होती है उसके समाधान के लिए किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट आगे आती है? तो यह आर्टिकल 131 है, यह ध्यान में रखना है। आर्टिकल 131 कहता है कि अंतर्राज्यीय विवादों पर परिषद की जांच के लिए और सलाह के लिए ऑलरेडी ये शक्ति जो उपस्थित है उच्चतम न्यायालय में है, यह ध्यान में रखना है। और ये 131 के तहत है, यह भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है ऑलरेडी सीवीसी से। सीवीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, यह ध्यान में रखेंगे। और इसका स्थापना 1964 में हुआ है। बार बार प्रश्न पूछा है और पूछेगा कि वर्तमान में सीवीसी हमारा कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो मिस्टर सुरेश एन पटेल है, यह ध्यान में रखेंगे। कौन है? सुरेश एन पटेल, ध्यान में रखना है। पूछेगा कि सीवीसी का नियुक्ति कौन करता है? तो सीवीसी का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। पूछेगा सीवीसी किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो यह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। और इसका कार्य जो भी प्रशासनिक लेवल पर भ्रष्टाचार है उसको समय समय पर उजागर करती है, रेड हैंडेड करती है, यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, न्यायिक समीक्षा से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताओ ये जुडिशियल रिव्यू क्या है और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? तो न्यायिक समीक्षा का मतलब यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि हमारा दिया गया निर्णय यदि समसामयिक नहीं है, अप्रासंगिक हो गया है, या सरकार द्वारा बनाए गए कानून संविधान के खिलाफ है, तो ऑलरेडी उसका रिव्यू कर सकता है, यह ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब है कि कार्यपालिका के कार्यों की यह समीक्षा करती है न्यायिक समीक्षा में, और यहां से प्रश्न पूछा जाता है। आप जानते हो संविधान का व्याख्या का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यह भी प्रश्न रहते हैं कि संविधान का अंतिम व्याख्या कौन कर सकता है? तो ऑलरेडी ये करती है कौन? सुप्रीम कोर्ट, ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि कार्यपालिका मनमानी ना करे, विधायक का मनमानी ना करे, संवैधानिक अनुशासन बना रहे, कार्यपालिका का कर्तव्यों का ज्ञान हो, और यदि कर्तव्य से विचलित हो रहा है तो परमादेश जारी कर सकता है, यह भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति से प्रश्न पूछेगा। समिति से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उसमें प्राक्कलन समिति नंबर 1 है। प्राक्कलन समिति जो है इसका स्थापना 1950 में हुआ, और इसका मकसद यह है कि जब सरकार बजट बनाती है तो किस मद में कितना खर्च होना चाहिए, वित्तीय अनुशासन के लिए एक समिति होती है और वो सुझाव देती है। यही प्राक्कलन समिति है। इसका कार्यकाल 1 साल होता है, यह ध्यान में रखना है। और इसमें जो भी सदस्य होंगे लोकसभा से होंगे, सदस्यों की संख्या 30 होती है। वर्तमान में अभी जो प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष है उसका नाम श्री गिरीश भालचंद्र है, यह ध्यान में रखेंगे। और इसमें मंत्री सदस्य नहीं होगा, यह भी ध्यान में रखना पूछता है ऑलरेडी कि क्या इसमें मंत्री सदस्य होगा कि नहीं। इसके अलावा केंद्रीय महिला आयोग से प्रश्न पूछ लिया जाता है। केंद्रीय महिला आयोग से प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रीय महिला आयोग का चर्चा किस अधिनियम में है? तो यह अधिनियम 1990 में है, यह ध्यान में रखना है। और इसी अधिनियम के तहत यह भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो ऑलरेडी 1992 में हुआ, यह ध्यान में रखेंगे।
और जब ये गठन हुआ तो इसका पहला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑलरेडी मिसेज जयंती पटनायक थी, यह भी ध्यान में रखना है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये केंद्र सरकार करती है, यह ध्यान में रखना है। और इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, यह भी ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होता है, ध्यान में रखेंगे। और इसका कार्य महिलाओं के हितों से संबंधित कार्य करना और उसे संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया हुआ है उसे प्राप्त करवाना। वर्तमान में पूछेगा राष्ट्रीय महिला का अध्यक्ष कौन? तो ये रेखा शर्मा है और कार्यकाल 3 साल होता है, लेकिन के कार्यकाल को अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए उतना ही तक इनका कार्यकाल होता है, यह ध्यान में रखेंगे। कार्यकाल को एक्सटेंड किया जा सकता है। रेखा शर्मा के कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है, ध्यान में रखना है 7/8/2021 को। नेक्स्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है एससी आयोग से कि बताओ शेड्यूल कास्ट कमीशन अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये विजय सापला है, यह ध्यान में रखना है। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। एससी का चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 338 में है। भारत में एससी की संख्या कितना है? तो ऑलरेडी 20.5 करोड़ के आसपास है। वर्तमान में कितना परसेंट एससी है? तो 16.5% है, यह भी ध्यान में रखना है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, आप तैयार रहिएगा। इसके अलावा प्रश्न पूछता है एसटी आयोग से कि एसटी का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब होता है और इसकी चर्चा आर्टिकल 338A में है। और पूछा जाता है कि एसटी आयोग का चेयरमैन कौन? तो हर्ष चौहान। और एसटी आयोग से संबंधित मिनिस्ट्री कौन है, मतलब जनजाति मंत्री कौन है, आदिवासी मंत्री कौन है? तो मिस्टर अर्जुन मुंडा। वर्तमान में एसटी की जनसंख्या भारत में 10.5 करोड़ है। प्रतिशत के आधार पर 8.5% आता है, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है ओबीसी आयोग से। ओबीसी आयोग का चर्चा आर्टिकल 338B में है, यह ध्यान में रखेंगे। और इससे संबंधित पूछा जाता है कि पहला आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। और उसका अध्यक्ष कौन? काका कालेकर, यह ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मंडल आयोग का गठन कब हुआ? तो 1978 में, यह ध्यान में रखना है। और इसी के रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। और इस आरक्षण को बहाल किसने किया? तो बीपी सिंह की सरकार ने किया है 1990 में, यह भी ध्यान में रखना है। और इसका मकसद जो भी पिछड़े वर्ग है उनके हितों से संबंधित कार्य करना। और अभी हाल में देख रहे हैं 102 में संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए यह आयोग काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पूछा जाता है कि इसमें ऑलरेडी एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उसका कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष का होता है। प्रश्न यह पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो यह जसवंत सैनी है, यह ध्यान में रखना है। यह भी पूछेगा कि बताओ रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो पिछड़े वर्ग को हितों से संबंधित जात से है। और इसका गठन कब हुआ? 2017 में हुआ। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन? तो अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अरविंद कुमार मिश्रा है। और इससे संबंधित एक्ट आया था 1993 में, 2006 में संशोधन हुआ था और फिर इसे 2019 में संशोधन कर दिया गया है, यह भी ध्यान में रखना है। इनका कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले हो।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, यह भी ध्यान में रखना है। और इसके अलावे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा, यह भी प्रश्न पूछ लेगा। तो पहले क्या होता था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड होते थे, ध्यान में रखना है। लेकिन अब इसमें जो संशोधन हुआ 2019 में, उसके तहत सेवानिवृत्त भारत के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, यह परिवर्तन हुआ, यह ध्यान में रखना है। तो अन्य न्यायाधीश के रूप में जो हो वह भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पूछेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता, तो ये राष्ट्रपति करता है, यह ध्यान में रखना है। और मानवाधिकार से संबंधित 1 वर्ष संबंधित किया जा सकता है, ध्यान में रखना। 1 वर्ष से अधिक होगा यदि का तो उसका संज्ञान मानवाधिकार नहीं लेती है, यह भी ध्यान में रखना है। और इसका जो कार्य होता है सिफारसी टाइप का होता है, यह ध्यान में रखेंगे। यदि कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो उसके लेकर यह कोई एक्शन नहीं ले सकता, सिर्फ सिफारिश कर सकता है सरकार को, आगे का कार्य गवर्नमेंट करती है। इसका प्रकृति क्या होता है, सिफारसी प्रकृति होता है, यह ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रस्तावना से संबंधित कुछ शब्द होते हैं, उसका पूछ लिया जाता है। जैसे पूछता है कि ऑलरेडी गणराज्य क्या है, तो गणराज्य और गणतंत्र, कोई भी देश यदि गणराज्य है, गणतांत्रिक देश है, इसका मतलब उस देश का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है, यह ध्यान में रखना है। दैट द कंट्री बिलोंग्स टू रिपब्लिक। इसके अलावा लोकतंत्र का मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए, और यह जनता का शासन होता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा पूछता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और किसी के धर्म और के पक्ष और विपक्ष में सरकार काम नहीं करेगी, यह ध्यान में रखना है। यानी धर्म को लेकर सरकार तटस्थ रहेगी और किसी भी व्यक्ति या समाज को धार्मिक आधार पर सरकार उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पूछ लिया जाता है, यह कहां से लिया गया, तो यह फ्रांस से लिया गया, यह ध्यान में रखना है। समाजवादी, समाजवादी का मतलब होता है देश के संसाधनों पर सभी लोगों का, न कि कुछ एक लोगों का अधिकार, यह ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अखंडता मतलब यह हुआ कि कोई भी राज्य चाह कर भी देश से अलग नहीं हो सकता है, यह संविधान उसको इजाजत नहीं देती है। इसलिए आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति यहां पद पे शपथ लेता है तो एकता और अखंडता का शपथ लेता है। हर हाल में देश को किसी भी परिस्थिति में खंडित नहीं करना है। तो अखंडता मतलब पृथकवादी प्रवृत्तियों को हर हाल में रोकना है, यह ध्यान में रखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता की बात करता है। राष्ट्रीय एकता का मतलब शारीरिक एकता से नहीं है, ये बौद्धिक एकता से है, मानसिक एकता से है, भावनात्मक एकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि देश में रह रहे हैं और ऐसा लगे हमारा देश नहीं है, आप हमसे अलग हैं, तो यह संभव नहीं है, संविधान इसका इजाजत नहीं देता। तो राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, बंधुत्व प्रस्तावना हमें संकेत करती है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा से संबंधित पूछ लिया जाता है कि अखिल भारतीय सेवा में कौन शामिल है, तो आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है। अब यहां पूछ लिया जाता है आईएफएस का मतलब क्या होता है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नहीं है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, यह ध्यान में रखना है। ये इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है आईएफएस का मतलब क्या होता है। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात किया जाए 1926 में हुआ है, ध्यान में रखना है। और कहता है कि लोक सेवा आयोग का कार्यों का चर्चा कहां है, तो यह आर्टिकल 20 में है। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, तो ये 10 सदस्य होते हैं।
और इनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 65 वर्ष यह ध्यान में रखना है, मैक्सिमम 65 वर्ष तक। इसके अलावा यह इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा किसे दे सकते हैं, तो ये राष्ट्रपति को दे सकते हैं। आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग के गठन की बात करता है, उसमें राज्य लोक सेवा आयोग शामिल है। आर्टिकल 316 में सदस्यों की नियुक्ति की बात करता है, अध्यक्षों की नियुक्ति की बात करता है। इसके अलावा आर्टिकल 317 में यूपीएससी के सदस्यों को हटाने और निलंबित करने का भी प्रावधान है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से सवाल होंगे, यह ध्यान में रखना है। कैसा सवाल होगा, तो स्पष्ट कि सुप्रीम कोर्ट में जो सेवानिवृत्ति उम्र है मैक्सिमम कितना है, तो 65 यह ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की संख्या कितनी है, कुल सदस्य कितने हैं, तो कुल का बात होगा तो ऑलरेडी 34 होगा, कुल न्यायाधीश 34 और मुख्य न्यायाधीश 1 और 33 अन्य न्यायाधीश, यह ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूछेगा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश कौन, तो इसे हमें मैसेज करें, ध्यान में रखना है। और इनका जो स्थान है ऑलरेडी 48वां है, यह ध्यान में रखेंगे। तो भारत के 48वां मुख्य न्यायाधीश कौन है, सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, क्या वो एनवी रमन्ना है कि नहीं, यह जांच करें। इसके अलावा पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 4 महिला न्यायाधीश है, ध्यान में रखना है। इसमें हेमा कोहली और बेला त्रिवेदी, इंदिरा बनर्जी और बीबी नागरत्ना है, यह ध्यान में रखेंगे। और हो सकता है ये चारों का नाम पूछ दे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पहला महिला न्यायाधीश की बात होगा तो फातिमा बीबी, और हाई कोर्ट में पहला महिला न्यायाधीश की बात होगा तो लीला सेठ, यह ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के गठन का चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 148 124 में है, यह ध्यान में रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों का वेतन का चर्चा कहां है, तो 125 में है। भारत के सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना, 2,80,000 है कि नहीं, इसे हमें आप बताएं। चलिए, या 2,50,000 है, हमें मैसेज करें। इसके अलावा कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की बात किस अनुच्छेद में है, तो 126 में है, ध्यान में रखना है। अभी जो प्रश्न पूछ रहा है डायरेक्ट ऑलरेडी यही से पूछ रहा है। इसके अलावा पूछता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो 127 में है, यह ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अभिलेख न्यायालय की चर्चा पूछता है कि किस अनुच्छेद में है, तो 129 में है, यह ध्यान में रखना है। अभिलेख न्यायालय वह न्यायालय है जिसका डिसीजन लिखित हो और आने वाले समय में न्यायपालिका के द्वारा इसे सर्वमान्य के रूप में माना जाता है, साक्ष्य के रूप में माना जाता है। इसके अलावा पूछता है कि न्यायिक समीक्षा की चर्चा, न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा ऑलरेडी किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 137 में है, यह ध्यान में रखेंगे। आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय के लिए बाध्य नहीं है, समय समय पर उसकी समीक्षा कर सकती है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और ऑलरेडी इसे समीक्षा करती है। पूछेगा बताओ 99 संविधान संशोधन जो है उसका संबंध किससे है, तो एनजेसी से है। एनजेसी का मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, कमीशन। और इसका कार्य क्या था, सरकार चाह रही थी कि कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है एक आयोग द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि ये तो 99 संविधान संशोधन ही अवैध है, यह सुप्रीम कोर्ट के स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, इसलिए यह ठीक नहीं है, इसलिए इसे असंवैधानिक करार दे दिया है। आपसे पूछ सकता है 99 एनजेसी का गठन किस संविधान संशोधन के तहत चर्चा था, तो 99 संविधान संशोधन। इसी के साथ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन समाप्त होता है और ये बूस्टर डोज है, यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा।
इसके अलावे यह डोज 1, 2, 3, 5 होगा और ये 5 बूस्टर डोज के द्वारा आप इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान में रखना है। और इसके लिए ऑब्जेक्टिव डिस्कशन भी चल रहा है, यह ध्यान में रखेंगे। यहां से जुड़कर हम इंडियन पॉलिटी को मजबूत कर सकते हैं। और प्रश्न कहां से आएगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, कितना पढ़ना चाहिए, ये सारे गाइड किया जाएगा, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल। जय हिंद। मैं संजय कुमार, लेट इट बी नाउ।